खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 के पंच में मैं आपके साथ आसिफ रशीद। शाम के 5 बज चुके हैं और आज के कार्यक्रम में भी अलग अलग खबरें जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से दिल्ली तक हमारी कोशिश रहेगी कि जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखें। कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई हैं, कुछ रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के बड़े इंस्टीट्यूशंस को लेकर हैं, उस पर डिटेल वाइज आपके सामने खबरें रखेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त जो शाम होते होते नई दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज बयान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी आए, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेकेएसएसबी की बात हो, या फिर उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जवाब दिया गया, उन ठेकेदारों को भी जवाब दिया गया जो पिछले लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे या ये कह रहे थे कि माइनिंग या बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो यहां के हैं ही नहीं। तो उस पर बहुत सारी चीजें आज वजाहत के साथ क्लियर करने की कोशिश हुई सरकार की तरफ से। 5 के पंच में इन सारी खबरों की तरफ चलेंगे, आगे चलकर आपको बताएंगे कि क्यों इल्तिजा मुफ्ती के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती की तरफ से सरकार की एक बार फिर से तनकीद की गई। बयान आपके सामने रखेंगे, डिटेल्स आपके सामने, लेकिन शुरुआत 5 के पंच में 5 बड़ी खबरों से तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। यानी 5 बड़ी खबरें जो आज दिन भर की हैं, जिन पर सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं, आप फीडबैक दे रहे हैं, आप अपने कमेंट्स दे रहे हैं और आप अपने हिसाब से आरा पेश कर रहे हैं या राय हम तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआत इस तस्वीर के साथ, अच्छी खबर के साथ, टॉप 5 की, जिस खबर को सबसे ज्यादा हमारी वेबसाइट पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने पसंद किया है। उत्तर प्रदेश की खबर, लेकिन इसलिए अच्छी क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हमने माजी करीब में देखे जिन्होंने मुसलमान, हिंदू, सिखों, ईसाइयों, जैन, बुद्ध या दीगर तमाम मजाहिब के लोगों को या हर धर्म के लोगों को एक साथ करने की कोशिश की हो। तो उनमें से एक और नाम सामने आया है जो मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के चांदपुर असेंबली हलके से, यानी जो इनका अपना क्षेत्र है वो चांदपुर है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं स्वामी ओमवेश, जिन्होंने ऐलान किया है कि आने वाली ईद उल फित्र के मौके पर यानी रमजान खत्म होते ही चांदपुर की ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल की बारिश करके उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है और फूल बरसाने की हेलीकॉप्टर के जरिए इजाजत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने मांगी है। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान के वक्त जब किसानों पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया गया था, उस वक्त ऐलान किया गया था कि ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों पर भी हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश करके उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मेंबर जो यहां से इस चांदपुर हल्के के हैं यानी रुकने पार्लियामेंट हैं और इस विधानसभा क्षेत्र से स्वामी ओमवेश जो भगवा लिबास में आमतौर पर मलबूस रहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, सख्तगीर हिंदू नजरिए के कायल हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल मानते हैं और उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी कई अहम काम किए हैं, जिसके लिए उनकी एक अलग या अलहदा शनाख्त उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस माहौल में भी जब कई तरह के सवाल इत्तेहाद के खिलाफ काम करने वालों पर उठते हैं, उनने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया है, नमाजियों पर फूल बरसाने की इजाजत मांगी है। इस कदम से जिले में आपसी इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फरोग मिलेगा। वो तमाम लोग जो जिंदा दिल हैं आज उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं और अमन और सलामती को भी फरोग इससे मिलेगा। स्वामी को अगर जिला इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिल गई तो पहला ऐसा मौका होगा कि ईद के मौके पर इस कदर नमाजियों का इस्तकबाल या उनका स्वागत होगा। और इससे पहले हमने ये भी देखा कि हिंदू कांवड़ यात्रियों पर योगी सरकार की हिदायत पर मेरठ में जहां एडीजी रहते हैं वहां पर प्रशांत कुमार ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे, तो उस वक्त हमने एक तस्वीर देखी थी। लेकिन ये एक अनोखा अंदाज होगा ईद मनाने का जहां पर हिंदू भी इसमें शरीक होंगे। स्वामी ने इजाजत मांग ली है, चिट्ठी लिखी है, जवाब का अब इंतजार है। टॉप 5 में दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। आप और हम सब ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, थोड़ी सी तब्दीली आने वाली है और कुछ इस पर वजाहत करते चलें। अब जाकर एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए जो अदायगी करते हैं, जो आप पैसा देते हैं, उनको एक बड़ा झटका दिया गया है एनपीसीआई की तरफ से। एक वजाहत भी इस पर बाद में थोड़ी देर बाद आई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक नए माली साल के साथ 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई के जरिए 2000 से ज्यादा रुपए के अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस पर 1.1% यानी 1.1% पीपीआई चार्ज होगा, यानी 2000 से ज्यादा का आप सामान लेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उस पर आपके चार्जेस होंगे कितने वो आगे चलकर जरूर इस पर वजाहत की जाएगी। लेकिन दुनिया के डिजिटल होने के साथ अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट यानी मोबाइल पेमेंट को अहमियत देते हैं और हर छोटी बड़ी दुकान पर आज के वक्त में इसकी मौजूदगी है। मजीद मकबूल दुकानों को जो यूपीआई पेमेंट का एक अमल है वो करता है, टेक्नोलॉजी का सहारा लोग लेते हैं। लेकिन 1 अप्रैल से यूपीआई
अदायगी यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इस पर आपको अपनी जेब मजीद ढीली करनी पड़ेगी। और एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर आपको 1% से ज्यादा की प्रीपेड अदायगी का पीआईआई नाफिज करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी तरफ एक बात और भी क्लियर कर दी गई है कि पीआईआई में मोबाइल वॉलेट या कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन शामिल है। वहीं तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने भी यूपीआई रकमी लेन देन पर मरकजी हुकूमत की तरफ से रकम की वसूली के मुतालिक खबर पर जब बरहमी का इजहार किया तो उसके बाद इस पर बयान भी सामने वापस आना हुए, यानी वजाहत भी कर दी गई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनएसीआई ने हाल ही में जारी करदा सर्कुलर में कहा कि यूपीआई के जरिए किए जाने वाले कारोबारी लेन देन में 1% से ज्यादा के जो चार्जेस होंगे, अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए जो लेन देन होगा 1 अप्रैल 2023 से ये तब्दीलियां होंगी, उस दिन से नए फैसले होंगे। लेकिन अदायगियों पर चार्जेस लगाने की खबरों की उनने तरदीद भी कर दी और कहा कि सार्फिन को यूपीआई के बैंक के जरिए जो कस्टमर्स हैं, बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में लेन देन करने के लिए कोई भी फीस अदा नहीं करनी होगी। और वजाहती बयान में कहा गया कि ज्यादा यानी तकरीबन 99.9% के आसपास जो यूपीआई लेन देन है वो सिर्फ बैंक अकाउंट्स के जरिए किया जाता है, लिहाजा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ये कहेगा कि छोटी सी चीज ली 100 रुपए की तो उस पर भी आपको चार्जेस पड़ेंगे, इस तरह की खबरों की तरदीद कर दी गई है कंसर्न मेंबर्स की तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये जब सियासी पलटवार हुआ था, बयानबाजी हो रही थी यूपीआई पर, तो उस वक्त जवाब दिया गया। तीसरी खबर की तरफ चलेंगे। मुल्क के अंदर एक बार फिर से कोविड ने सर उठाना शुरू कर दिया है। वबाई मर्ज लोगों को अपना शिकार बनाने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड टूटा है। 2151 मामलों की तस्दीक पूरे मुल्क के अंदर हुई है और पिछले 5 महीनों में ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। इससे पहले 28 अक्टूबर को कोरोना वायरस के 2208 मरीजों की तस्दीक हुई थी। केसेस जो उस वक्त आए थे और मरकजी वजारत सेहत यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस वक्त जो फिगर्स दिए थे, बताया था कि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 4 मरीजों की मौत हुई है और एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस दौरान इन्फेक्शन के 922 फाल केसेस बढ़े हैं। इन सब के बीच में मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में यानी पिछले 24 घंटों में 11,336 लोगों को टीके लगाए गए हैं। मुल्क में अब कुल मिलाकर अभी तक जो 22 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस जो है, इसका हिस्सा अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के अंदर बनाया जा चुका है और 11,903 कुल तादाद जो है वो पिछले केसेस में इजाफा हुआ। कल 922 और 11,903 इसमें और इस वक्त जो आदादो शुमार हैं जो बताते हैं कि 5 महीनों के बाद इतने ज्यादा केसेस हैं और मरने वालों की तादाद मुल्क के अंदर जो अब तक 2.5-3 सालों में रही है वो 5,30,880 से पार है। कोरोना इन्फेक्शन से ज्यादातर जो लोग हैं वो सेहतियाब भी अब आहिस्ता आहिस्ता हुए हैं जब से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। लेकिन तशवीश वाली बात है कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक भी केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं स्टेट्स और यूटीज के लिए। पहले से ही हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की तरफ से इसमें खत लिखा गया है। टॉप 5 में चौथी खबर की तरफ चलेंगे। कश्मीर के स्कूलों की बात करेंगे, जहां पर आए रोज कुछ न कुछ फैसले जरूर लिए जाते हैं और फैसले कश्मीर के स्कूलों को लेकर इस हिसाब से भी लिए जा रहे हैं क्योंकि मार्च का सेशन शुरू हो चुका है। अब क्लासेस इन दिनों शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आज एक और ऑर्डर सामने आया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से श्रीनगर म्युनिसिपल हुदूद में म्युनिसिपल काउंसिल के या म्युनिसिपल कमेटियों के जो हुदूद में आने वाले या इसके बाहर जो सरकारी और निजी स्कूल हैं, जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं, उनको लेकर ये जो है वो टाइमिंग आज तब्दील कर दी गई। इस सिलसिले में जो ऑर्डर सामने आया है उसमें यह पता चला है कि स्कूल 1 अप्रैल 2023 से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जो म्युनिसिपल काउंसिल के हुदूद से बाहर हैं, यानी जो म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट्स हैं या काउंसिल्स हैं उस लिमिट से बाहर हैं। ऑर्डर के मुताबिक तमाम जो मुतलका इदारे हैं उनकी तरफ से सख्ती से इस पर अमल किया जाए और किसी भी इनहराफ को संजीदगी से देखा जाएगा। यानी अगर कोई इस ऑर्डर को मानता नहीं है, यानी स्कूल की जो टाइमिंग रखी गई है श्रीनगर के अंदर सुबह 10 से 4 बजे तक वो रखी गई है उन एरियाज के अंदर जो म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर आते हैं। इनमें सरकारी भी है, गैर सरकारी भी यानी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और सिर्फ रजिस्टर्ड स्कूल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की वजह से शहर के बीच वाले जो एरियाज हैं, सड़कों की हालत देखते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल हुदूद में स्कूलों का वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर किया गया है और जो अंदर और बाहर वाले अलग अलग स्कूल्स हैं तो दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग इस पर रहने वाली है। तो 1 अप्रैल से ये टाइमिंग चेंज हो जाएगी। ऑर्डर हमारे सामने आ चुका है। 5वीं बड़ी खबर की तरफ चलते हैं टॉप 5 में, जिसके लिए तैयारियां काफी ज्यादा चल रही हैं और नवरात्रे जो अब खत्म होने जा रहे हैं, परसों जब आप देखेंगे खुसूसी पूजा पाठ की जाएगी तो इस सिलसिले में साख विसर्जित की जाएगी। लेकिन दरियाए तवी को आलूदगी से बचाया जाए या इस नदी को जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों के लिए जो काफी अकीदत इस पानी से या इस दरियाए तवी से रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हर बार यहां पर आते हैं,
जो साख विसर्जित होती है, तो विसर्जन के दौरान इसमें आसपास आलूदगी भी देखी गई और ये दोनों लोगों ने, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी और साथ ही साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने भी ये सारी चीजें देखी हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में एक कैंपेन शुरू की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स भी हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं। जागरूक करने की कोशिश बच्चों की तरफ से तमाम लोगों को, शहरियों को, तमाम नागरिकों को हो रही है और पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आप साख विसर्जन जब करेंगे, जो सामग्री बचेगी पूजा पाठ जब आप पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद किसी भी तरीके से तवी में या इस दरिया के अंदर बिल्कुल भी कुछ ना फेंके। रजाकाराना तौर पर, यानी जो एनएसएस हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो अपने लेवल पर ये काम कर रहे हैं। 8वीं और 9वां जो नवरात्रि के मौके पर तवी नदी पर जहां साख बहने पर, यहां पर जो काम होता है, जब विसर्जन होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों तरफ काफी ज्यादा पोल्यूशन देखा गया था पिछली बार भी, जिसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी हुई थी। लेकिन पॉलीथीन हो, बाकी सामान हो, कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान एनवायरमेंट को, वातावरण को, शहरियों को पहुंचा सकती है, पानी खराब कर सकती है, उस चीज से बचा जाए। जो पूजा पाठ है वो कीजिएगा, उस पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं है। लेकिन अपील जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ कर रहे हैं। और तवी पुल 1 हो, तवी पुल 2 हो, 3 या 4, चारों जगह अलग अलग जगहों पर यह काम इन दिनों चल रहा है और आज भी यह सिलसिला जारी है। तो मुहिम और तेज कर दी गई है ताकि गंदगी से तवी नदी को साफ किया जाए, जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। टॉप 5 खबरें, इनमें सिर्फ इतना ही। लेकिन आगे बढ़ते हैं, शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करते हैं और सबसे पहले उस गुजराती ठग के बारे में आपको बताते हैं जो पिछले दिनों गिरफ्तार हुआ था और अब कार्रवाई और तेज कर दी गई है। गिरफ्तार ठग किरण पटेल को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है कि अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। संबंधित जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनसे चूक हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं, जो जराया हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो बताते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर जो रिपोर्ट है वो भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल तक जाएगी या कंसर्न अथॉरिटीज तक जाएगी, जिसमें आगे जो एजेंसियों को जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिन लोगों को जिम्मेदारी होती है, शायद बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए जिनसे चूक हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या जिन जिन एरियाज के अंदर ये ठग किरण पटेल गया था, जिसने जम्मू कश्मीर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी और सरकार की तरफ से गुजरात कॉनमेन में जिसने कश्मीर का दौरा किया, सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाया, 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर उसने हासिल की। अब जाकर तहकीकात का हुक्म, इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोड़ी, जिनको इंक्वायरी अफसर बना दिया गया है ताकि वो गुजरात के इस ठग में जो ठग का की केस है, कश्मीर के दौरों से मुतालिक अलग अलग पहलुओं से जांच करे, रिपोर्ट सामने लाए। यानी जहां जहां वो गया है वहां वहां कंसर्न लोगों से बात करनी है। किसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, किसने कहा इस रास्ते से जाएं, यहां ये फैसिलिटी मिलेगी, इस होटल में रहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां इनको मिली, फोटोशूट होते रहे, वीडियोस बनती रही, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के और अफसरों के या फिर मुलाजमों की आंखों में धूल झोंक रहा है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक इंक्वायरी अफसर से कहा गया है कि वो तमाम मुतल्लिका अफसरान की तरफ से होने वाली कोताहियों की निशानदेही करे और अफसर को 1 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। विजय कुमार भिदोड़ी जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, IAS है, उनको इंक्वायरी अफसर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है ताकि पिछले कुछ महीनों के दौरान जो पटेल की तरफ से कश्मीर दौरे किए गए हैं उसमें किए गए सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक सिक्योरिटी जो दी गई, मुख्तलिफ पहलुओं की इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी अफसर जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, एहलकार हैं, उनकी तरफ से जो कोताहियां की गई हैं उनको रिपोर्ट में सामने लाएंगे, निशानदेही करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। तो अब तक गुजरात NSA के पास, गुजरात जहां पर हमने इससे पहले देखा था कि गुजरात पुलिस के पास केस था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मजीद शवाहिद या सबूत इकट्ठे करने के लिए गुजरात का दौरा किया था। कल ही 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड में किरण पटेल की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है, जिसने एक शख्स को ठगाया। यानी दोनों पति पत्नी किस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल तक लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और सरकार तक नहीं बख्शा। इसमें कार्रवाई और तेज कर दी गई और जांच के आदेश जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी अब इस ठग के केस को लेकर दिए गए हैं। अब जिम्मेदारी अफसरों को दी गई है, इंक्वायरी ऑफिसर डिवकॉम कश्मीर होंगे और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के चुनाव से या जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से जुड़ी बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी से इंतखाबात के शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खलल नहीं पड़ेगा। यह बयान आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से आया, जो आज
ऐलान कर रहे थे। कर्नाटका का जो इलेक्शन शेड्यूल है, चुनाव 10 मई से होंगे, वो सारी बातें इनकी जानिब से कही गई। लेकिन जम्मू कश्मीर पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि जो रिवीजन समरी है, इससे चुनाव अनुसूची यानी जो शेड्यूल है वो प्रभावित नहीं होगा, किसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, ये भी आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से राजीव कुमार की तरफ से माना गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए। मतदाता सूची जो इलेक्टोरल रोल तैयार हो रहा है, उसमें सीईओ राजीव कुमार की तरफ से बयान दिया गया। दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कहा कि अब जो इलेक्शन कराने का, यानी जो पहले हम देख रहे थे कि समरी रिवीजन कंप्लीट होना था 1 अप्रैल से पहले, अब 1 अक्टूबर से पहले तय डेडलाइन के मुताबिक जो चीजें मुकम्मल की जानी थी, इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाना था, जो अप्रैल में इस पर और पेशरफ्त होने की उम्मीद है। तो अब ये शेड्यूल या इस तर्ज अमल के हिस्से को किसी भी तरीके से मुतासिर ये काम नहीं करेगा। ये जो इस वक्त समरी रिवीजन चल रहा है, वो साथ में और भी इस पर काम अभी होना बाकी है, ये भी क्लियर कर दिया गया। सीईओ यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक खला है, सियासी खला है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, जिस पर काम करने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबी फहरिस्तों की जो ताजा नजरसानी है, यानी जो इस वक्त समरी रिवीजन हो रहा है, सीईओ के मुताबिक इस अमल का मकसद जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट के बाकी मुल्क के बराबर लाना है। किसी तरीके से कोई भी अंदराज से बाहर या जो क्वालिफाई करने वाली 4 तारीखें थी, वोटर इन 4 तारीखों पर लिस्ट से बाहर ना रहें। अगर वो वोट डालने के अगर 18 साल उनकी उम्र है या हकदार अगर वोट के हैं, तो उनके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो अब क्वालिफाइंग की जो तारीख है 1 अक्टूबर थी, जबकि 1 जनवरी मुल्क में समरी की जो रिवीजन था, उसके अहल होने की तारीख जो कि 1 जनवरी रखी गई थी। और कहा कि पिछली जो नजरसानी हुई है, समरी रिवीजन हुआ, उसको जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जो लोग 1 अप्रैल 2023 को 18 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, वो खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के अहल हैं। 20 मार्च को सीईओ के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मश्क पर ताजा नजरसानी का हुक्म दिया और ये मश्क 5 अप्रैल को मरबूत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की अशात के साथ शुरू होगी। 10 मई को हतमी इंतखाबी फहरिस्त की अशात के साथ ये सामने आ जाएगी, इख्ताम पजीर होगी। और 1 साल से भी कम अरसे में जम्मू कश्मीर में पोलिंग बॉडी के जरिए इस तरह की दूसरी मश्क है। तो इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, समरी रिवीजन क्या है, उस पर आज जवाब दिया गया चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार की तरफ से। और यह भी माना कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी जमातें कह रही थी, पूछा गया था उनसे कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, उनने इसकी तस्दीक भी की, वजाहत की और कहा कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, लेकिन काम इस वक्त जारी है। जे.एंड.के में जो आपकी 4 क्वालिफाइंग डेट्स अब हो गई, 1 अक्टूबर, वहां पर 1 अक्टूबर की डेट से एसएसआर हुआ था। पूरी कंट्री में एसएसआर 1 जनवरी की कट ऑफ डेट से होता रहा है। वहां हमने कराया था क्योंकि वी वांटेड टू कंप्लीट दैट प्रोसेस एज फास्ट एज पॉसिबल। सो जहां 1 अप्रैल से उनका 1 जनवरी से नहीं हुआ था, 1 अक्टूबर से हुआ था। तो दिस प्रोसेस इज टू ब्रिंग देम एट पार एज फार एज द वोटर लिस्ट इज कंसर्न विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। सब में भी अभी 1 अप्रैल से रूटीन रिवीजन होगा, जहां यंग पॉपुलेशन जो 1 अप्रैल से और नेक्स्ट इस क्वार्टर में 18 साल की उम्र जिनकी होगी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहां इन एडिशन टू दैट, सिंस इट हैजंट हैपेंड ऑन 1 जनवरी, दैट वुड बी द एडिशनल पार्ट। बट नॉनदलेस it does not disturb the schedule part, the conduct part. That depends on various other factors which will come back to you. We are aware that there is a vacuum and that needs to be filled. राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, लेकिन जो समरी रिवीजन का काम चल रहा है, कुछ चीजें बाकी हैं, इन प्रोसेस हैं, उससे जो शेड्यूल है या ये कहें कि इलेक्शन का असली शेड्यूल है, वो प्रभावित होगा, मुतासिर होगा। तो इस तरीके से इन खबरों को उन्होंने नकार दिया है, इनकी तरदीद की है। आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट का हवाला आपको देते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा या अहम इदारा जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। और ये रिपोर्ट जो कैग की तरफ से सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक के कामकाज को लेकर थोड़े से सवालिया निशान जरूर हैं। जम्मू कश्मीर बैंक पर सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रॉडवे होटल, जिसकी सेवाएं या सर्विसेज लेने पर 5 करोड़ 28 लाख रुपए का जो एक तरह से फिजूल खर्ची है, वो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से की गई है। ये सर्विसेज जब ली गई हैं और फिजूल खर्ची की तस्दीक खुद सीएजी की तरफ से की गई है, जो ऐवान के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी रिपोर्ट पेश की गई, उसमें भी इस रिपोर्ट का हवाला देकर यह कहा गया कि 5.28 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची करने पर जम्मू कश्मीर बैंक की खिंचाई इस रिपोर्ट के जरिए
सीएजी की तरफ से की गई है, इसके कामों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, यह क्लियर कर दिया गया है सीएजी की तरफ से। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इसी खबर पे हैं, उनसे और डिटेल्स लेते हैं। इशफाक, रिपोर्ट में क्या कुछ मजीद कहा गया और ये क्या असल में केस है जो होटल ब्रॉडवे से जुड़ा है और आज जो खिंचाई हुई है वो रिपोर्ट के जरिए इस बड़े इदारे या जम्मू कश्मीर बैंक की हुई है? इशफाक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, बताइएगा ये केस क्या है, ये जो होटल ब्रॉडवे का है और ये कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, लेकिन बैंक का जो काम था उसके लिए खर्च नहीं हुए, फजूल खर्ची हुई। क्यों सीएजी की रिपोर्ट में ये सारे हवाले दिए गए और किस तरीके से इसमें डिटेल जो है वो मेंशन की गई है रिपोर्ट में कैग की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट टेबल की गई पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इस बात का खुलासा पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर बैंक ने एक होटल को हायर किया अपने ऑपरेशन पर्पजेस के लिए और उससे 5.28 करोड़ रुपया खर्चा किया और बाद में खुद ही ये कहा कि ये हमारी जो सर्विसेज यहाँ से नहीं चल पाएंगी और इस तरीके से वो सारा पैसा जो है वो जाया हुआ है। जब आप कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को खंगालते हैं तो पता लगता है कि एक फर्म है, मैसर्स ब्रॉडवे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, दिसंबर 2017 और मार्च 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर ये अपनी हायरिंग करवाती हैं वहां पर, जहां पर ये कहा जाता है कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल NHI ब्रांच खोली जाएगी और इंटरनेशनल बैंकिंग यहाँ पर खोली जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए किराया जो है वो मुकर्रर किया जाता है। और इस पर भी कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि मार्केट रेट से काफी ऊपर दामों पर यह किया गया। जब आप कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट को और देखते हैं तो हमारे नाज़रीन को ये पता लगेगा कि किस तरीके से उनका जो पैसा बैंक के अंदर होता है किस तरीके से उसको मिसयूज किया जा रहा है और उन कामों पर खर्च किया गया जो शायद जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि ये दोनों ब्रांचेस जहां पर खोलने की बात हुई और जिस तरीके से किराया दिया गया, दरअसल कश्मीर बैंक के पास ऑलरेडी स्पेसेस थी, वो वहां पर उन्हें यूज कर सकते थे, लेकिन कंसल्टेशन नहीं की गई और डायरेक्टली ये फैसला जो है वो लिया गया। एक तरफ से एक बात सामने आई है। दूसरी तरफ से मामला सामने ये आया कि जिस फर्म के साथ ये MOU कर दिया था, दरअसल वो फर्म डिफॉल्टर्स में आई थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आई थी, क्योंकि उन्होंने बैंक एक अच्छा खासा रकम लोन भी लिया था, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया बैंक को, बैंक की तरफ से, और उसके बावजूद भी ये सारा काम जो है वो किया गया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 5.28 करोड़ रुपए का मामला नहीं है, बल्कि जब खाली कराया गया तो वो जो इंटीरियर और आउटवर्क वहां पर किया गया था, वो जो पैसा उस पर खर्च किया गया था वो भी खराब हुआ, क्योंकि आउट ऑफ टर्म वो सारा कुछ बाहर नहीं आया और उस पर भी तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा आया, जिस पर एतराज काफी ज्यादा उठाए हैं कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल। और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का मानना है कि ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और जिस तरीके से काम किया गया है ये बैंक की कारकर्दगी और बैंक के फैसलों पर बड़ा सवाल उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कैग की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर और 5 करोड़ से ज्यादा की रकम फजूल खर्ची की गई, जिस पर कैग की तरफ से खिंचाई की गई है और इसमें ब्रॉडवे एंटरप्राइजेज लिमिटेड फर्म के साथ दिसंबर 2017 और मार्च 2019 में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ब्रांच और इसके बैनुल अक़वामी यानी IBD जो बैंकिंग डिवीजन है उसको लेकर भी बात कही गई है। किराया 150 रुपए फी मुरब्बा फीट पर होटल ब्रॉडवे की खिदमत हासिल करने के लिए लीज का मुआहिदा किया गया था। तो उस केस में अब जो रिपोर्ट सामने आई है ये मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के अंदर भी पेश की गई है। इसको लेकर भी यानी सीधे तौर पर ये जो सवाल है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको बताएं। कुछ बड़े बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने आए और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पहला बयान प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, कहा कि कुछ दिनों के बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी लागू करने से पहले जो कोशिश है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 2 दिन बाकी बचे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स पर कुछ दिनों में रिपोर्ट उनके पास आएगी। जो उन्होंने इस पर तजावीज या जो प्रपोजल्स थे या जो सवाल किसी ने अगर पूछना था, किसी ने कोई मशवरा देना था तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो दे सकता है। तो इसके लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो फाइनल प्रपोजल आएगा उस पर डिटेल वाइज चीजें सामने आएंगी और प्रॉपर्टी टैक्स पर कुछ दिनों में ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। एक तो ये
उसके बाद 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स शहरियों को देना होगा जम्मू कश्मीर के अंदर भी। दूसरा, एम्प्लॉइज को लेकर सवाल पूछा गया था कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया या जिनको निकाला जाना है वो कौन है, तो कहा कि कई लोगों के सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए जिन्हें फर्जी सर्टिफिकेट्स बना रखे थे, फेक सर्टिफिकेट्स बना रखे थे, या फिर ऐसे लोग जो स्टेट या मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे, या ऐसे कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, सरकारी इदारों से पेंशन लेते हैं, सरकार से सैलरी लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, उन पर कार्रवाई हुई है और ये जारी रहेगी। तीसरी बात जो कि सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट हमारी नजर में है, चीफ सेक्रेटरी भी चूंकि यहां मीटिंग में मौजूद थे, मनोज सिन्हा की तरफ से जेके एसएसबी पर भी जवाब दिया गया कि आप कोई एक रिश्वत वाला केस सामने लाइए, कार्रवाई ना हो तब कहना। इस वक्त सवाल उठाना ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल बुनियादों पर हमने जो जेकेएसएसबी के पेपर वो पीछे किए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नौजवानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ठेकेदारों को कोई पैसा सरकार की तरफ से, ये जो कुछ ठेकेदार कह रहे थे कि उनका पैसा भी सरकार की तरफ है या रकूमात बहुत ज्यादा है तो वो सरकार ने अभी तक उन्हें दी नहीं है, तो वाजिबुल अदा रकूमात या जो बकाया पैसा है उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जवाब दिया कि कोई भी पैसा जिन लोगों ने प्रोसीजर के मुताबिक टेंडरिंग की है, काम किया है, माइनिंग से लेकर बाकी तमाम टेंडर्स, उन तमाम लोगों के जो ठेकेदार हैं, सरकार की तरफ एक भी पैसा बाकी नहीं है, यह क्लियर कर दिया गया। 4 बयान, चारों आपके सामने। चीफ सेक्रेटरी ने ठेकेदारों को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की पहली 3 बातें, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जेकेएसएसबी के साथ साथ जो 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है उस पर आज वजाहत की और मुलाजमीन को लेकर भी जवाब दिया। हम संविधान और कानून से चलते हैं। जो गलत हुआ उसके बारे में मेहता जी लंबे समय से उन्होंने बताया। माल का जहां तक सवाल है, और कानूनी रूप से जो भी गलत होगा, गलत को गलत हम कहेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अनेक ऐसे लोग जिनके खिलाफ प्रामाणिक रूप से हमें जानकारी मिल रही है, जिनके सर्टिफिकेट गलत थे या जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, या ऐसे लोग जो दफ्तरों में बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर किया गया है। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, सजेशन मैं नहीं देख रहा, वो समिति देख रही है। और दूसरा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, उनकी टीम इस चीज को देखती है। मैंने जो जनता से आग्रह किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर आप सुझाव दीजिए, और वो सुझाव का अध्ययन इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन में विस्तार से हमको बताएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं अनेक सार्वजनिक जगहों पर आप सबसे भी इंटरेक्शन में मैं कह चुका हूं कि एक तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। देश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई राज्य जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। हमने लगाया भी है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत संवेदनशील होकर के लगाया, तो केवल लोगों के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए हम सब ने निर्णय किया कि लेट अस वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको नहीं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, कहीं एक भी संदेह आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा होगी तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। गड़बड़ी की शिकायत थोड़ी भी मिलेगी, उसमें अगर वास्तविकता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, मैं उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मुझे सब मालूम है, आपको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूं। जब तनी लोग नियुक्त हुए, मैं चुनौती के साथ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उस पूरी सूची में ये मैंने आंकड़ा बताया है 25,000 से ऊपर, एक गलत नियुक्ति का ले आइए आप, तो फिर आप देखिए कि कार्रवाई क्या। कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट जो कि नियम से काम हुआ, पेंडिंग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। 18-19 के पहले आम रवायत थी कि बगैर किसी सिस्टम के किसी को भी उठा के ठेके दे दिया करते थे। लगभग सभी टेंडर इस तरह से दिए जाते थे, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पे दे दिया। तो जब नियम के मुताबिक वो जांच किए जाते हैं, तो आज के दिन में जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, उसकी ई टेंडरिंग नहीं हुई है, तो जीएफआर के मुताबिक पेमेंट नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों ने इस तरह के बिल रेज किए हैं, तो पहले तो वो बिल रेज हो नहीं सकते हैं क्योंकि नियम पूरे नहीं किए हैं। तो जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप 100 रुपए का काम है, आप 200 रुपए में आप काम नॉमिनेशन पे करना चाहते हैं, तो उसकी पेमेंट होने में मुश्किल आएगी। अदरवाइज कोई भी ऐसी पेमेंट ड्यू नहीं है जो कि नियम के तहत काम हुआ है और उसकी पेंडिंग है। अगर आपको पास जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए,
हमारी नजरों में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के लिए कोई राहत नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अदालत के अंदर जवाब उनके पासपोर्ट को लेकर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी की तरफ से, जिन्होंने कुछ सवाल पिछली बार उठाए थे और एक रिट पिटीशन जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दायर की थी, एक याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी। इस याचिका को खारिज करने की मांग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सीआईडी विंग की तरफ से कर दी गई है। पासपोर्ट न मिलने पर कोर्ट में इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से रिट पिटीशन जो दायर की गई थी और पुलिस पासपोर्ट की जारी करने के लिए इल्तिजा की रिट पिटीशन को खारिज करने की कोशिश कर रही है। और इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो सबूत है कि अदालत के अंदर जो जवाब एसएसपी हेडक्वार्टर्स की तरफ से दिया गया है, पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से पासपोर्ट जारी करने के लिए दायर की गई रिट पिटीशन को खारिज करने का मुतालबा कर दिया है, मांग कर दी है सीआईडी विंग ने। और पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी ने हाईकोर्ट को इतला दी या मुतला किया है कि उसकी जो हतमी तस्दीकी रिपोर्ट है, जो फाइनल कंफर्म्ड रिपोर्ट आती है, पिछले महीने मुतलका महकमे को भेज दी गई है, कंसर्न अथॉरिटीज को पिछले महीने हमने भेज दी है। ये सीआईडी अपने जवाब में अदालत के अंदर बता रहा है। इल्तिजा मुफ्ती जिन्होंने फरवरी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में उनके पासपोर्ट को लेकर मुदाखलत की अपील की थी, दरख्वास्त दी थी, रिट पिटीशन उनकी वहां चली गई थी उनके वकील के जरिए। उसमें उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट 2 जनवरी को खत्म हो चुका है या होने वाला है और इसलिए उन्होंने पिछले साल 8 जून को नए पासपोर्ट के लिए पेशगी दरख्वास्त भी दी है। ऑलरेडी वो इसके लिए अप्लाई कर चुकी हैं। अदालत के सामने अपनी रिट पिटीशन में इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि हिदायत दस्ती के मुताबिक पासपोर्ट तकरीबन 30 दिनों के अंदर रवाना होने की तवक्का है और ये मिलना चाहिए कवानीन के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। लेकिन पासपोर्ट फौरी तौर पर उसे इसलिए भी दरकार है क्योंकि मुल्क से बाहर वो मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहती हैं, तालीम हासिल करने के लिए या तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए वो जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त अदालत से की थी। वकील के जरिए अपने जवाब में सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी हेडक्वार्टर, सीआईडी जम्मू कश्मीर ने अदालत को बताया है कि दरख्वास्त गुजार यानी जो एप्लीकेंट इल्तिजा मुफ्ती हैं, उनने अपने वकील के जरिए जो कुछ कहा है उनके हवाले से हतमी जो पासपोर्ट तस्दीकी रिपोर्ट है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर को 16 फरवरी को भेज दी गई है, यह जवाब में कहा गया है। साथ ही अफसर जवाब में यह भी कहता है कि दरख्वास्त गुजार के पास या एप्लीकेंट के पास जवाब दहिंदा के खिलाफ अदालत से रुजू करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाले ने किसी भी हक की, चाहे बुनियादी हक को या कानूनी किसी भी तरीके से खिलाफ वर्जी इसकी नहीं हुई है। एप्लीकेंट या दरख्वास्त दहिंदा ने फौरी तौर पर मामले की फरीक जवाब दहिंदा के तौर पर महकमे को गलत तौर पर उलझाया है, यह जवाब में कहा गया है। और कह रहे हैं कि हमने कानूनी तौर पर या बुनियादी तौर पर जो उनके हुकूक हैं, जो कवानीन के मुताबिक हम कर सकते थे, हमने किया है, लेकिन हुकूक की कहीं पर खिलाफ वर्जी नहीं हुई है सीआईडी के जवाब में। और कार्रवाई में सीआईडी का महज मालूमाती किरदार है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकती है और ना ही इससे कोई रिलीफ लिया गया और ना ही इसकी दरख्वास्त की जा सकती है। यह अदालत में जवाब में अपने वकील के जरिए एसएसपी हेडक्वार्टर्स कह रहे हैं, सीआईडी विंग जम्मू कश्मीर। जवाब देने वाला या जवाब दहिंदगान का महकमा सीआईडी बुनियादी तौर पर हुकूमत जम्मू कश्मीर का एक इंटेलिजेंस विंग है। मजाज अथॉरिटी या मजाज हुकाम की सिफारिशात पर किसी शख्स का या अफराद के किरदार और साबिका अफराद के एहतियात से तस्दीक करने की हद तक महदूद रखता है। यानी हम किसी की अगर तस्दीक करते हैं तो एक हमारी लिमिट होती है, उन लिमिट्स के अंदर रहकर हम काम करते हैं, ये जवाब में कहा गया है। रिपोर्ट में आगे बढ़ते ही सीआईडी का किरदार खत्म हो जाता है, अदालत में सीआईडी की तरफ से कहा गया है। एसएसपी ने, जिन्होंने अदालत को मतला किया है कि सीआईडी को पासपोर्ट जारी करने या न करने का फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, जो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से रिट पिटीशन में कहा जा रहा था, और इस हद तक कानूनी मैंडेट रखने वाले पासपोर्ट हुकाम का वाहिद डोमेन है। अब यहां से कह रहे हैं कि 16 जनवरी को हमने सारा काम कर दिया है, यहां से आगे चीजें अगर किसी के डोमेन में है तो वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के हैं, जिनको हमने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट जो फाइल कर दी है। हमारा जिम्मा जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का किसी शख्स को लेकर, या अगर कोई चीज इस तरीके से आती है तो हम उनको वेरीफाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं या कोई बात उनके पास पहुंचती है। पासपोर्ट अथॉरिटीज नीम अदालती हुकाम के तौर पर दरख्वास्तों का फैसला इंक्वायरी करने के बाद करती हैं, जिसमें पुलिस, सीआईडी वगैरह समेत मुख्तलिफ जो एजेंसियां उनसे रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं। यह अपने जवाब में कहा गया है। ऐसी सूरतों में सीआईडी की रिपोर्ट का सिर्फ एक मुआविन और फैसला कुन किरदार होता है। यह पासपोर्ट अथॉरिटी की इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो अपने जाती इत्मीनान की बुनियाद पर या अगर उसे लगता है तो सीआईडी की रिपोर्ट पर भरोसा करे या ना करे, अब आगे की जिम्मेदारी उन पर है। रिपोर्ट हमने दे दी है, वो भरोसा करें या ना करें, ये इस जवाब में अदालत के अंदर वकील के जरिए एसएसपी हेडक्वार्टर सीआईडी जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के जरिए उठाए गए जो तनाजात थे या सवाल थे, कहा कि बुनियादों में अब तक
कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाले ने दरख्वास्त गुजार के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के लिए किसी इम्तियाजी सलूक या मनमानी का इत्काब नहीं किया है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, कवानीन जो है वो मौजूद है। रिपोर्ट तैयार करके जो अब है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के दफ्तर में चली गई है, वहां से अब उनकी मर्जी है वो रिपोर्ट को सही माने या गलत। मौजूदा जो रिट पिटीशन है मेरिट से दूर है और अब इसे खारिज होना चाहिए या इसके लिए मुस्तहिक है, ये जवाब में सीआईडी विंग की तरफ से कहा गया। इससे पहले मार्च 2021 में भी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी 80 साल वालिदा गुलशन नजीर को पासपोर्ट देने से इनकार किया गया था, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके खिलाफ मनफी रिपोर्ट का हवाला देने की मुखालफत की थी और उसके बाद वो केस भी अदालत तक पहुंचा था। लेकिन फिलहाल कोई बड़ी राहत की खबर इल्तिजा मुफ्ती के लिए नजर नहीं आई है, क्योंकि उम्मीद थी कि पुलिस अदालत के सामने जब जवाब देगी तो शायद पासपोर्ट उनको मिलने का जो रास्ता वो आसान हो जाएगा। लेकिन अपने जो तर्क हैं, जो दलाइल हैं, वो वकील के जरिए उनने दिए हैं। अब सारी चीजें रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर पर, इस पर इल्तिजा मुफ्ती के वजाहती बयान का भी हमें इंतजार रहेगा, उनकी तरफ से इस पर मजीद क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से भी उन्होंने रुजू किया है। तो अदालत में जवाब जो है वो ऑफिशियली आ गया है सीआईडी का। आगे बढ़ते हैं, बात एनएसए अजीत डोभाल की करते हैं, जिनका एक बड़ा बयान पड़ोसी मुल्कों यानी चीन और पाकिस्तान को लेकर आया और दोनों को नसीहत दी है। चीन बीजिंग में बहुत बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं कि आप इस वक्त कम से कम संप्रभुता का सम्मान करें। दोनों देश नाम लिए बगैर दोनों की तरफ इशारा था। आतंकवाद किसी भी सूरत में आए, किसी भी तरीके से आए, वो स्वीकार्य नहीं है। अजीत डोभाल, और फैसला अगर कोई होता है तो एक तरफ नहीं होना चाहिए, ये चीन की तरफ था। आप जब फैसले करते हैं, चाहे एलएसी पर है या कहीं पर भी है, तो एनएसए अजीत डोभाल के मुताबिक फैसले में पड़ोसियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, जिनने शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ के इजलास में चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उनकी तनकीद की और कहा कि ग्रुप के अरकान को जो इलाकाई सालमियत है, संप्रभुता का एहतराम होना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, सालमियत का एहतराम होना चाहिए और पड़ोसी इलाकों में एकतरफा फौजी सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड एक्सरसाइजेज नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के आला सिक्योरिटी हुकाम से इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि इलाकाई रवाबत बेहतर हों। ऐसे इकदामात अगर उठाए जाते हैं जहां फौजी सरगर्मियां हो या कोई फैसला लेना हो तो मुशावरत हो, शफाफ होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करना जरूरी है। डोभाल का यह तबसरा सरहद पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसके दरमियान आया और चीन पाकिस्तान भारत के साथ सरहदों पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों मालिक के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल बरकरार रहे। और इजलास में रूस के सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आला हुकाम और एससीओ के इलाकाई जो इंसदादे दहशतगर्दी के ढांचे यानी RATS के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी शिरकत की, जहां पर यह बड़ा बयान एनएसए अजीत डोभाल का चीन और पाकिस्तान को लेकर आया और नसीहत दी कि कोई फैसला लेते हैं तो खुद मुख्तारी, आलमी जो इलाकाई सालमियत है उसको बरकरार रखा जाए और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बेहतर हों तो ताकत का भी इस्तेमाल आप जरूर करें, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। और आतंकवाद, दहशतगर्दी किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373 and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. This is in line with the Charter of the SCO to combat terrorism, separatism and extremism in all their manifestations. Excellencies, connectivity remains a key priority
for India. We stand ready to cooperate on investing in and building connectivity in the region, while expanding connectivity. It is also important to ensure that such initiatives are consultative, transparent, and participatory, and respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Our approach is in sync with the Charter of the SCO for comprehensive and balanced economic growth, for integration into the global economy and improvement of transit capabilities. चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कश्मीर से, जहां पर आग की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और उत्तरी कश्मीर से यानी बारामूला के टंगमर्ग इलाके से बड़ी खबर इस वक्त। टंगमर्ग से इस वक्त बड़ी खबर, जहां गुटलीपुरा इलाके में एक मंजिला इमारत में अचानक आग लगी है और तस्वीरें आपके सामने। भयानक आग लगी है टंगपुरा के गुटलीपुरा इलाके में और भारी नुकसान की अभी जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं, भारी नुकसान यहां पर हुआ है। मुतासरीन के नाम जो बताए जा रहे हैं, हबीब चौपान वल्द जमाल चौपान, अल्ताफ चौपान वल्द हबीब चौपान, मोहम्मद शफी चौपान वल्द हबीब चौपान, जिनके मकान में आग लगी है। और इस वाकये के फौरन बाद इलाके की तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं और मकामी लोग आग पर मिलकर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, इस वक्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन आग पर जो लास्ट डिटेल्स मिल रही हैं, किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। नुकसान टंगमर्ग के गुटलीपुरा इलाके में काफी ज्यादा इस वक्त हुआ है। रिहायशी मकान था और अभी तक जो नुकसान काफी ज्यादा हुआ, इस तरह की डिटेल्स मिल रही है टंगपुरा के इस इलाके में। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर आग भयानक है, किस वजह से आग लगी, ये अभी तक साफ होना बाकी है। टंगमर्ग, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, गुटलीपुरा का इलाका। 3 नाम जो मैंने आपको बताए, हबीब चौपान, अल्ताफ चौपान और मोहम्मद शफी चौपान, तीनों का ये घर बताया जाता है। आग इस वक्त भयानक रुख अख्तियार कर चुकी है और मजीद घरों को आग से बचाया जाए, ये कोशिशें इस वक्त तेज कर दी गई हैं। तमाम घर के अंदर जो साजो सामान था, वो जो डिटेल्स अभी तक हमारे नुमाइंदे, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी किसी को इसमें मिली नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर है, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त मौके पर हैं और इसके अलावा जो लोकल्स वहां पर हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो भी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए हैं। टंगमर्ग की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक मंजिला मकान में आग लगी है, लेकिन बुझाने में अभी वक्त और लग सकता है इस इलाके के अंदर और अफरा तफरी का आलम इस वक्त। ताजा तस्वीरें आपके सामने टंगमर्ग के गुटलीपुरा की, जहां आग की वारदात इस वक्त पेश आई है। चलिए, वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है। 5 के पंच में बस मेरे साथ इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट।